क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। दिल्ली के दो खूंखार अपराधियों नीरज बबानिया गैंग के राहुल काला और नवीन बाली का जेल के अंदर का पार्टी करने का एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में दोनों अपने साथियों के साथ जेल के अंदर बैठकर खाते पीते नजर आ रहे हैं। मुकेश है हमारे साथ। जांच का आदेश दे दिया गया है। कहां का यह वीडियो हो सकता है, क्या कुछ है इसके पीछे का सच? देखिए, बेसिकली ये वीडियो जो है 12 अगस्त का है, जिसमें दो जो नामी गैंगस्टर हैं, नवीन वाली और इसके अलावा एक और गैंगस्टर है, ये दोनों जो है कहीं बैठकर खाना खा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि ये शराब पी रहे थे। तो इस मामले में जो डीजी तिहाड़ हैं, उनका कहना ये है कि शुरुआत में ऐसा लगा कि ये वीडियो मंडोली जेल का हो सकता है, लेकिन जांच के बाद ये पाएगा कि ये वीडियो मंडोली जेल का नहीं है। अब ऐसे में लगता है कि शायद ये वीडियो किसी लॉकअप का है, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया कि ये कहाँ का है। लेकिन ये बात तय है कि दोनों ही बदमाश जो है किसी लॉकअप में या जेल के अंदर बैठकर इस तरह की पार्टी कर रहे हैं और उसका वीडियो जो है बाद में सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। तो अभी फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया कि वीडियो कहाँ का है, लेकिन अभी डीजी तिहाड़ के मुताबिक उन्होंने इसकी जांच कराई है और अभी जांच के बाद ये साफ हुआ है कि वीडियो तिहाड़ जेल का नहीं है। लेकिन अगर वहां का नहीं है तो कहीं पुलिस लॉकअप का जरूर होगा, तो इसकी भी जांच की जा रही है। शुक्रिया मुकेश। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है कि जेल के अंदर भी अपराधी किस तरह से मजे में होते हैं और हर वो सुविधा उपलब्ध है जो आप बाहर जिसकी उम्मीद करते हैं। मशहूर शायर मुनव्वर राना के बेटे तबरेज राना को रायबरेली पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया। तबरेज राना पर अपने चाचा को फंसाने के लिए खुद पर फायरिंग करवाने का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद तबरेज राना को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। कमाल खान हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कमाल, पूरा मामला क्या है? क्योंकि पिता कह रहे थे कि वो फरार नहीं था, हमारे घर आए, बीवी बच्चों और मां के सामने उसके साथ मारपीट की। पूरा मामला क्या है? क्या है आरोप और क्या है सच्चाई? नहीं, देखिए, ऐसा है कि प्रॉपर्टी का झगड़ा है, खानदानी प्रॉपर्टी का, जिसमें मुनव्वर राना के नाम की अपनी भी कुछ प्रॉपर्टी है, उसके साथ उनके आबा व अजदाद की, उनके फादर की, उनकी पेरेंटल प्रॉपर्टी है। इसके बंटवारे का झगड़ा है। उनके इस झगड़े में मुनव्वर राना के बेटे के ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने 28 जून को अपने ऊपर खुद से गोली चलवाई। वहां की पुलिस का यह कहना है, एक सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने जारी किया था उस घटनाक्रम का। मुनव्वर राना के बेटे का यह कहना था कि उनके चाचा और चाचा के बेटे ने उन्हें मारने की नियत से, जान से मारने के लिए उनके ऊपर हमला करवाया प्रोफेशनल शूटर्स से। पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज जारी की और जो कॉल डिटेल्स को का मिलान किया है, उसके बाद उनका कहना है कि उस फुटेज में दिखता है कि मुनव्वर राना का बेटा एक कार से आ रहा है, रास्ते में एक बाइक सवार खड़ा हुआ है गोली चलाने वाला, उसको देख करके उनकी कार अपने आप आगे आके धीमी हो जाती है और बल्कि रोक देते हैं वो गाड़ी। फिर वो एक बाइक सवार आता है जिसके हाथ में असलहा है और उनकी गाड़ी के आगे बाइक ले जा खड़ी करता है और फिर उसमें दिख रहा है कि वो गोली उनके बेटे को, जो कार चला रहा है, उसकी तरफ मारने के बजाय कार की छत की तरफ करके मारता है, ऐसे कि बैठने वाले को चोट ना लगे, तो ऊपर की तरफ फायरिंग करता है। और उसके जाने के बाद मुनव्वर राना का बेटा तबरेज कार से उतरता है बाहर और फोन करके 112 नंबर को फोन करता है और मीडिया के लोगों को बुलाता है, जो बाद में पहुंचते हैं। तो पुलिस का कहना है कि अगर कोई किसी को गोली मारने के लिए खड़ा हो या शक हो कि ये मेरे ऊपर हमला कर देगा, तो आदमी की पहला रिएक्शन होता है कि वो कार भगाता है, उसको देख के कार रोकता नहीं है। और उसके गोली चलाने के बाद भी उसका पहला रिएक्शन ये होता है, मान लीजिए गाड़ी खड़ी भी हो तो वो भागने की कोशिश करता है कि कहीं ये दोबारा आके हमारे ऊपर हमला ना कर दे। वो कार में से बाहर आराम से निकल के 112 नंबर को और मीडिया के लोगों को फोन नहीं करता। उसको लगता है कि कहीं दोबारा हमला ना कर दे, पहले वो उसका पहला रिएक्शन ये हो, जान बचाने के लिए भागेगा इस स्पॉट से कि या ऐसा ना हो कि कुछ और लोग मारने आ रहे हो। तो इन सब चीजों को और फोन रिकॉर्ड्स के मिलान के बाद कुछ लोग पकड़े गए, तो जिन्होंने ये बयान दिया कि उन्होंने प्रोफेशनल शूटर्स को हायर किया था अपने ऊपर गोली चलाने का नाटक करने के लिए, ताकि अपने परिवार के लोगों को फंसाया जा सके। तो वो फरार थे पुलिस के रिकॉर्ड में। कल पुलिस ने उनको रात में यहां से गिरफ्तार किया। शुक्रिया कमाल पूरी जानकारी के लिए। कर्नाटक के मैसूर में एक छात्रा के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया। लुटेरों ने
पैसे देने से जब लुटेरों को पैसे देने से जब इनकार किया छात्रा ने तो उसके साथ गैंगरेप किया गया, जबकि उसके बॉयफ्रेंड के साथ मारपीट की गई। दोनों अस्पताल में भर्ती हैं। आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हमारे साथ निहाल किदवई हैं, सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं। निहाल के पास हम वापस चलेंगे, वापस फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको फिलहाल ये बता दें कि आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। राज्य के गृह मंत्री आज मैसूर का दौरा करेंगे। घटना उस वक्त की है जब छात्रा अपने साथी के साथ एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट से लौट रही थी। निहाल है हमारे साथ। निहाल, क्या आरोपियों के बारे में कुछ पता चल पाया? कौन थे, कहां से आए थे, या फिर पुलिस के हाथ अब भी खाली इस जघन्य अपराध के बाद? देखिए, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। काफ़ी वक्त बीत चुका है और चूंकि काफ़ी यहाँ जब हंगामा खड़ा हुआ यहाँ पर तो डीजीपी से लेकर मुख्यमंत्री और फिर गृह मंत्री सब ने ये भरोसा दिलाया कि जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कई टीमें बनाई गई। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर प्रताप रेड्डी को वहाँ पर भेजा गया है, लेकिन इसके बावजूद अब तक आरोपियों के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि अब तक उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। जहाँ पर यह वारदात हुई वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, लेकिन वहाँ 3 मोबाइल टावर्स हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि उससे जो काफ़ी कुछ डाटा निकाला गया है और उसकी भी जांच चल रही है, और इसलिए पुलिस को भरोसा है कि जल्द से जल्द जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको पकड़ा जा सकेगा। साथ ही साथ जिस जगह पर यह वारदात हुई उसको जोड़ने वाली जो हाईवे है, जो दूसरी सड़कें हैं, उन सभी जगहों पर कुछ सीसीटीवी लगे हुए हैं, तो उससे भी फुटेज निकाला जा रहा है। लेकिन ऐसे मामलों में आमतौर पर यह देखा गया है कि जो लड़के दूसरे इस तरह के जो अपराधी मानसिकता के जो लोग होते हैं, इस तरह कि जब किसी वारदात को अंजाम देने के लिए वो सुनियोजित ढंग से जब इकट्ठा होते हैं तो अंधेरे में या फिर दूसरे गांव के जो रास्ते होते हैं उनका जब वो इस्तेमाल करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है पुलिस के लिए, और शायद इसीलिए अब तक पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाई है। तो कुल मिलाकर के तफ्तीश जारी है। काफ़ी टीमें यहाँ पर कम से कम आधी दर्जन टीमें गठित की गई हैं। बेंगलोर से भी एक टीम गई है। एडीजीपी को भेजा गया है लॉ एंड ऑर्डर को, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। कोई भी आरोपी अब तक पकड़ा नहीं गया है। पूरे मामले में पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। देश की राजधानी दिल्ली में रोड रेज का एक मामला सामने आया है, जिसमें मामूली कहासुनी के बाद आरोपी ने युवक को गोली मार दी। इस वारदात में नोएडा के रहने वाले पीड़ित को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रोड रेज की यह घटना दिल्ली कैंट इलाके में कल रात हुई। पीड़ित की पहचान के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसका कहना है कि वो शराब के नशे में था और उसे घटना के बारे में कुछ भी याद नहीं। कहीं ना कहीं रोड रेज का मामला होगा, और वो गाड़ी का हेडलाइट ऑफ था, तो ये अपना चला रहे थे, इनका म्यूजिक वगैरह लाउड था, तो हो सकता है उसने एलेज ने इनको हॉर्न वगैरह मारा जो इन्होंने नहीं सुना। तो उस तहश में आकर जब ये NH8 से RTR पर आए हैं, चढ़े हैं, उस पर उसने इनकी गाड़ी पर फायर किया है, जिससे कि वो ड्राइवर संदीप के सर पर गोली लगी। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 30 से 40 युवक 2 लोगों को जमकर पीट रहे हैं। घटना 19 अगस्त की है, जब बड़ी तादाद में कुछ लोग यहां के अगस्त चौक पर मौजूद एक दफ्तर में लाठी डंडे के साथ जबरन घुस जाते हैं, जिसके बाद ये सभी लोग यहां मौजूद राजू और ऋत्विक की जमकर पिटाई शुरू कर देते हैं। बदमाश यही नहीं रुकते, बल्कि दोनों युवकों को अगवा कर लेते हैं और सुनसान जगह पर ले जाकर फिर दोनों की पिटाई होती। पिटाई करने का मुख्य आरोपी ताहिर नाम का बदमाश है। ताहिर पर पहले से हत्या का आरोप है और वो हाल ही में पैरोल पर छूट कर आया है। ताहिर दिल्ली NCR का नामी बदमाश है, जो बच्चों को नशे का लत लगाकर उनको अपराध की दुनिया में धकेलने का भी काम करता है। नोएडा पुलिस ने इन्वर्टर बनाने वाली कंपनी में डाका डालने वाले 4 बदमाशों को सेक्टर 81 के मेट्रो स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया। 20 अगस्त की रात 5 से ज्यादा बदमाशों ने कंपनी के गार्डों को बंधक बनाकर डकैती को अंजाम दिया था। यहां रखे करीब 5.5 लाख कैश के अलावा बहुत से कीमती सामान लूट कर ले गए। पुलिस ने कैश के अलावा लूटे गए दूसरे सामान में से कुछ को बरामद किया। 22 अगस्त को इंदौर में चूड़ी बेचने वाले शख्स की पिटाई के मामले में लोगों के कड़े विरोध के बाद मामला दर्ज हुआ। फिर पिटने वाले पर ही पॉस्को एक्ट के तहत धाराएं लगा दी गई। इसके बावजूद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले में एक रिपोर्ट। 24 घंटे में तस्लीम पीड़ित से आरोपी बन गया। इस मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ तथ्यों को इस मामले में देखने और समझने की जरूरत है, जिससे पता लगे कि क्या वाकई आरोपी तस्लीम ने इस घटना को अंजाम दिया
या उसे एक सोची समझी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। एफआईआर के मुताबिक बच्ची का आरोप है, मेरे घर एक चूड़ी बेचने वाला लड़का आया, नाम पूछने पर अपना नाम गोलू पिता मोहन सिंह बताया और अधजला वोटर आईडी कार्ड दिखाया। मेरी माँ पैसे लेने अंदर गई तो मेरा हाथ बुरी नीयत से पकड़कर सहलाने लगा। मैं चिल्लाई तो आसपास रहने वाले भैया और माँ अंदर से आ गए तो वो गुस्से में धमकी देकर भागने लगा। आसपास के भैया लोगों ने उसे पीछा कर पकड़ा। फिर मुझे नहीं मालूम वहाँ क्या हुआ। मैं लोकलाज के कारण कल रिपोर्ट करने नहीं आई। अपनी शिकायत में नाबालिग बच्ची ने पुलिस को बताया कि घटना के समय उसके पिता बाजार गए हुए थे। अब 23 अगस्त को दोपहर में इंदौर पूर्व के एसपी आशुतोष बागरी का बयान फिर से सुनिए। 3 आरोपी मुख्य रूप से हैं जो कि उसमें लीड रूप में मारते हुए उसको दिख रहे हैं, बाकी को प्रवोक कर रहे हैं कि इस पे जो है आकर के और मारपीट करें। वो 3 आरोपी इसमें नामजद हैं राजकुमार भटनागर और विवेक व्यास। इनमें से 2 को पुलिस राउंड अप कर चुकी है। इसमें और राजकुमार भटनागर को पुलिस ने राउंड अप कर लिया है। हमने जानबूझकर पहला नाम आपको नहीं सुनवाया क्योंकि वो पीड़ित बच्ची के पिता हैं। यानी 23 अगस्त की दोपहर तक पुलिस को पता ही नहीं था कि मारपीट के एक आरोपी पीड़ित बच्ची के पिता हैं, क्योंकि बच्ची ने पुलिस के सामने जो अपना बयान दिया है वो 23 अगस्त की शाम को 5:39 पर दिया है। अब राज्य के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान जो उन्होंने 23 अगस्त को सुबह लगभग 11 बजे दिया था वो भी सुनिए। चूड़ी बेचने के लिए वो उस मोहल्ले में वार्ड में था, हिंदू नाम रखा हुआ था, जबकि वो कुछ था दूसरे समुदाय से। आधार कार्ड भी इसी तरह के 2 मिले हैं और उसके कारण से वहां पर बेटियों को बहुओं को वो सावन के दिन चूड़ियां पहनाने का ज्यादा हमारे यहाँ पर परंपरा है। वहां से विवाद शुरू हुआ था और उसके बाद में दोनों पक्षों पर कार्रवाई हुई। गौर करने वाली बात यह है कि गृह मंत्री ने जब ये बयान दिया था तब तक पीड़ित बच्ची का बयान पुलिस को नहीं मिला था। पीड़ित बच्ची का बयान गृह मंत्री के बयान के लगभग 6-6.5 घंटे बाद पुलिस के पास पहुंचा, लेकिन गृह मंत्री ने लगभग वही बातें कही जो पीड़ित बच्ची के बयान में दर्ज हुआ। पीड़ित बच्ची की शिकायत पर जो एफआईआर लिखी गई उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि बच्ची लोकलाज से करीब 28 घंटे बाद शिकायत करने पुलिस के पास पहुंची। दूसरी तरफ मारपीट की घटना के बाद तस्लीम खुद पुलिस के पास पहुंचा, जिसका उल्लेख उसकी एफआईआर में भी है। ये एफआईआर 23 अगस्त सोमवार को आधी रात को 12:32 पर लिखी गई और इस एफआईआर के मुताबिक पुलिस को घटना की सूचना 22 अगस्त को रात 11:40 पर मिली। ये वही समय था जब इंदौर कोतवाली के सामने हजारों लोग इकट्ठा होकर चूड़ी वाले को मारने के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इस एफआईआर के मुताबिक तस्लीम पुलिस को बता रहा है कि किस तरह से उसके साथ मारपीट और लूट हुई। साथ में ये भी बता रहा है कि घटना के तुरंत बाद वो पुलिस स्टेशन गया, जहां से तस्दीक करने के लिए 2 जवान उसके साथ मौकाए वारदात पर गए। अब सवाल ये भी उठता है कि जिस व्यक्ति की बच्ची के साथ छेड़छाड़ के आरोप में बेरहमी से पिटाई हुई हो, क्या वो अपनी शिकायत लेकर खुद पुलिस थाने जाएगा या फरार हो जाएगा? दूसरा सवाल ये भी है कि जिस बच्ची के साथ छेड़छाड़ हुई हो, क्या उसके परिजन लोकलाज के डर से फौरन शिकायत करने थाने नहीं पहुंचेंगे? वायरल वीडियो में कई गालियों के अलावा मारपीट करने वालों को ये कहते सुना गया कि बम्बई बाजार का बदला लेने के लिए मारो। अरे उस चक्कर में मार दो कि बम्बई बाजार का बदला ले रहे हो। दरअसल कुछ दिनों पहले वाल्मीकि समुदाय की 2 नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़छाड़ हुई थी और उनके चाचा की कथित तौर पर मुस्लिम बहुल बॉम्बे बाजार में पिटाई हुई। सवाल यह है कि अगर तस्लीम बच्ची के साथ छेड़खानी करके भागा था तो पीटने वाले उस घटना को छोड़कर 10 दिन पहले हुई वारदात का जिक्र क्यों कर रहे थे, जबकि शिकायतकर्ता के घर से बमुश्किल 500 मीटर की दूरी पर उसे पीटा गया। बहरहाल मंगलवार को हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने इंदौर में जो रैली निकाली थी, उस मामले में पुलिस ने धारा 188 के तहत 2500 लोगों पर मामला दर्ज किया है, लेकिन कोई नामजद नहीं है। पहले पीड़ित बाद में बच्ची से छेड़छाड़ के आरोपी तस्लीम को अदालत ने 3 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। एक और बात पता लगी है कि 2 आधार कार्ड तस्लीम ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान आवंटन के लिए फर्जी तरीके से बनवाया था।
इंदौर से हेमंत शर्मा और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।